जम्मू कश्मीर के नगरोटा में 19 नवंबर को टोल प्लाजा पर मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के पास से जो कुछ बरामद हुआ उसने पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन अब नगरोटा कांड का एक ऐसा सच सामने आया है जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान रह गई हैं, क्योंकि 19 नवंबर को जो कुछ नगरोटा में हुआ उसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में करीब 11 महीने पहले ही तैयार हो गई थी। नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास से बरामद हुए सामान से ये सच सामने आया है कि नगरोटा साजिश और इसी साल जनवरी में नगरोटा में नाकाम हुई एक आतंकी साजिश एक ही ब्लूप्रिंट के 2 अलग-अलग चैप्टर्स थे। इस सच के सामने आने से ये तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका नगरोटा में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बुरी तरह बेचैन है। नगरोटा एनकाउंटर पर बड़ा पर्दाफाश। आतंक के 2 हमले और साजिश का एक इत्तेफाक। पीओके के शक्करगढ़ में बना आतंक का प्लान। जैश के आतंकियों से मिली डिवाइस ने खोला राज। जैश का अब्दुल रऊफ है हमलों का मास्टरमाइंड। एक ट्रक को घेरे भारतीय सेना के जवान, तलाशी लेते सिपाही और फौजी बूटों की आवाज से थर्राता माहौल। सड़क से सटे जंगल में सर्च ऑपरेशन। तस्वीरें उस एनकाउंटर की हैं जिसे 31 जनवरी की सुबह अंजाम दिया गया। उस एनकाउंटर में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। एक ट्रक, भारतीय सेना की संगीनों के निशाने पर एक ट्रक, आतंकियों को चेतावनी देते पुलिस अफसर और धू धू करता जलता ट्रक। ये तस्वीरें नगरोटा के बन टोल प्लाजा के पास की हैं, जहां अल सुबह जैश के 4 ट्रेंड आतंकी अपनी मौत के सामान के साथ इसी ट्रक पर सवार होकर रिहायशी इलाके में दाखिल होने की फिराक में थे। तभी सुरक्षा बल को उनकी प्लानिंग का पता चल गया और लाख मौका देने के बावजूद उन्हें जहन्नुम जाने से कोई नहीं रोक सका। आतंक के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ और 4 दहशतगर्दों को मौत की नींद सुलाने वाली इन 2 तस्वीरों के बीच 9.5 महीने का फासला है और इन 9.5 महीनों के फासले के बावजूद आतंकियों ने एक ही जैसी प्लानिंग से आतंक की 2 बड़ी वारदात अंजाम देने का मंसूबा पाला और इत्तेफाक देखिए कि दोनों का ही अंजाम एक जैसा रहा।
लेकिन दूसरी तस्वीर ने सामने आकर आतंक की इस पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। नगरोटा में हुए एनकाउंटर के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश में जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये बात उजागर हुई है कि आतंकियों ने एक ही तरह की प्लानिंग से दोनों आतंकी हमलों का ताना बाना बुना था। ये अजीब इत्तेफाक है कि 31 जनवरी और 19 नवंबर दोनों ही हमलों में आतंकी एनकाउंटर में मार गिराए गए। लेकिन तफ्तीश से ये जरूर सामने आ गया कि इन दोनों हमलों के पीछे जैश का हाथ था, जिसका मास्टरमाइंड जैश का सरगना अब्दुल रऊफ असगर को बताया जा रहा है। इन गुटों के पीछे एक ही हाथ है। जिस प्रकार इनकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज, जीपीएस, आने का रास्ता, टारगेट, हाईवे से आगे जाने का तरीका, ये सारे कॉमन थे। साफ जाहिर है कि इनके पीछे पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का हाथ है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में 19 नवंबर को सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। चारों आतंकवादियों के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की बात सामने आई थी। इन सभी आतंकियों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद और हथियार मिले। लेकिन जिस वजह से इस आतंकी वारदात की गुत्थी खुली वो थे आतंकियों के पास से मिले कम्युनिकेशन डिवाइस। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि चारों आतंकी एनकाउंटर से पहले इन्हीं डिवाइस के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। दरअसल एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से मोबाइल फोन और कम्युनिकेशन डिवाइस वॉकी टॉकी भी मिला, जिसने उन लोगों का राज खोल दिया जो पर्दे के पीछे से इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। खुलासा हुआ है कि आतंकी ये साजिश पीओके के शक्करगढ़ और बहावलपुर में जैश के ठिकानों पर बनाई गई थी। सुरक्षा बल के हाथ लगे आतंकियों के डिवाइस से ये भी पता चल गया कि ये दोनों हमलों के पीछे एक ही प्लानिंग थी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सेना की रावलपिंडी में एसएसजी यूनिट में सभी आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इत्तेफाक ये कि दोनों ही बार आतंकी सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। नगरोटा इनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, इसके सबूत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं। यही नहीं, मारे गए आतंकियों से बरामद हथियारों से यह भी पता चला है कि आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन के हैं। जैश-ए-मोहम्मद संगठन को पाकिस्तान में पनाह मिलती है। वहीं सांबा में मिली सुरंग कैसे आतंकी भारत में दाखिल होकर बड़ा हमला रचने की साजिश में थे, ये भी एक सबूत है। सुरक्षा वालों को यह भी पता चला है कि नगरोटा में मारे गए आतंकी 26/11 की बरसी पर कोई बड़ा हमला करने की प्लानिंग में थे और अपने स्लीपिंग सेल के जरिए जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों में खलल डालने की फिराक में थे। लेकिन इस एनकाउंटर का सबसे चौंकाने वाला पहलू आतंकियों के पास से मिले वो सबूत और सुराग हैं जो इस बात का पर्दाफाश कर देते हैं कि कैसे 31 जनवरी और 19 नवंबर के ये दोनों हमले एक ही साजिश के दो हिस्से हैं। सबूत नंबर 1, दोनों ही बार आतंकियों के पास से मिला लैंड मोबाइल रेडियो सेट, जिसकी मेक है MPD 2505 पाकमेट। सबूत नंबर 2, 31 जनवरी वाले रेडियो सेट का सीरियल नंबर 908331P00059 था, जबकि 19 नवंबर का सीरियल नंबर 908331P00058। सबूत नंबर 3, आतंकियों के पास से मिले रेडियो सेट से पता चला कि दोनों बार कोड नाम फ्रीडम फाइटर दिया गया था। सबूत नंबर 4, 31 जनवरी को मारे गए आतंकियों के पास से मिले फोन की कॉल कोड साइन P1, P2, P4, P5 और P55 था। सबूत नंबर 5, 19 नवंबर को मारे गए आतंकियों के पास से मिले फोन की कॉल कोड साइन P1, P55, P11, P66 थे। सबूत नंबर 6, दोनों आतंकी हमलों के दौरान आतंकियों ने आईकॉम VHF सेट इस्तेमाल किए। सबूत नंबर 7, दोनों बार कम डिजिटल फ्रीक्वेंसी पाई गई, जिसे डिकोड किया गया तो दोनों बार एक ही जैसी मिली। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंक छोड़ा नहीं है।
पाकिस्तान अभी भी आतंक को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी मानकर चल रहा है। पाकिस्तान अभी भी भारत को ब्लीड 2000 कट्स करने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहा है। साफ है, ये तमाम सबूत आतंकी वारदात की पूरी गुत्थी सुलझाने में भारतीय एजेंसियों के काफी काम आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अमन से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बेचैन है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आतंक की दुकान बंद हो चुकी है, जिससे आतंकियों की तिजोरी खाली होती जा रही है। यही वजह है कि अब आतंकी संगठनों के बीच ही तलवार खिंच गई है। हाफिज सईद के लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के मसूद अजहर के बीच तो जंग इतनी आगे बढ़ गई है कि आईएसआई को बीच बचाव के लिए आना पड़ा है। न्यूज 18 इंडिया के संदीप बोल को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने दोनों संगठनों की जंग पर विराम लगाने के लिए उन्हें लाखों रुपए दिए और घाटी में मिलकर आतंक की वारदात को अंजाम देने का फरमान दिया है। सेना के ऑपरेशन ने तोड़ी आतंक की कमर। अमन की दो दुश्मनों से ठन गई गहरी दुश्मनी। आतंक को पालने की आईएसआई की नई प्लानिंग। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर। जैश और लश्कर को फिर करीब लाने में लगी आईएसआई। लश्कर और जैश की तलखी से दुखी हुई आईएसआई। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर में ठनी। भारतीय सेना के बूटों की आवाजें जब से घाटी के चप्पे चप्पे में गूंजती सुनाई दे रही हैं, बस तभी से कश्मीर घाटी से दहशत की उन तस्वीरों की आमद खत्म सी हो गई है जिनमें आतंक के गुर्गे हथियार लहराते दिखाई देते थे। बीते एक साल से कश्मीर में 400 से ज्यादा आतंकी सेना की गोलियों का शिकार हो चुके हैं, फिर वो चाहे लश्कर के हों या फिर जैश ए मोहम्मद के या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के। हर एक आतंकी तंजीम भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से डरी हुई है। जैश ए मोहम्मद में बदली सत्ता, मौलाना मसूद अजहर बहुत बीमार, आतंकवाद को लेकर दबाव में पाकिस्तान, लश्कर तैयबा में पड़ गई फूट, हाफिज सईद और आमिर हमजा में खिंची तलवारें। चंद ऐसी सुर्खियों ने ही घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में लगे छुटभैया आतंकियों के हौसलों को पस्त कर दिया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने घाटी में आतंकियों की कमर पूरी तरह तोड़ कर रख दी। खबर यह आई कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आकाओं के बीच मनमुटाव सामने आ गए हैं और दोनों के बीच बढ़ती तलखी की वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी इनसे दूरियां बना ली थी, जिसका असर यह हुआ कि आतंक के मिशन पर लगी इन दोनों तंजीमों में आपसी कलह खुलकर सामने आ गई। असर ये हुआ कि कश्मीर घाटी को आतंकी वारदात से दहलाने के आईएसआई के मंसूबों पर पानी फिरने लगा। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के बीच तलखी कोई नई बात नहीं है। ये दोनों तंजीमों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन लगा रहता है। जब से जैश ए मोहम्मद को खड़ा किया गया है 1998 में हरकतुल मुजाहिदीन को खत्म करके, तब से ही लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच ये तलखी चलती रही है। इसी बीच भारत की कार्रवाई से डरे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने जैश में भारी बदलाव कर दिया और जैश की कोर टीम से मसूद अजहर ने अपने रिश्तेदारों को हटाकर तंजीम की कमान अपने भाई रऊफ असगर को सौंप दी। जबकि हाफिज सईद के कैंप से यह खबर सामने आई कि लश्कर तैयबा में आपसी कलह होने लगी है। हाफिज सईद के जेल जाने के बाद लश्कर तैयबा में फंड की जबरदस्त कमी हो गई है। हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमातुद दावा पर बैन के बाद मौलाना आमिर हमजा की फंडिंग बंद कर दी गई, जिसकी वजह से लश्कर का सह संस्थापक सदस्य मौलाना आमिर हमजा ने हाफिज सईद से दूरी बना ली।
इन दोनों आतंकी तंजीमों की अंदरूनी कलह की वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के आतंक को बढ़ाने और घाटी को दहलाने के मंसूबों पर लगातार पानी फिरता जा रहा है। मौलाना आमिर हमजा 26/11 मुंबई हमले के लिए भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। खबर यह है कि मौलाना आमिर हमजा लश्कर की तर्ज पर एक नए आतंकी संगठन जैशे मनकफा के जरिए पाकिस्तान में फंड जुटा रहा है। इस नए आतंकी संगठन के जरिए कश्मीर में लश्कर की तर्ज पर आतंक फैलाने का प्लान कर रहा है। FATF की भी कड़ी नजर लश्कर तैयबा पर है। उसके अलावा लश्कर तैयबा का काडर कश्मीर के अंदर तकरीबन खत्म हो चुका है और ना ही लश्कर तैयबा कोई बड़ा कारनामा करने में कामयाब रही है। इसलिए लगता है कि ISI की नजर इनायत इस वक्त ऐसे काम बांटे जाएंगे ताकि उनके बीच टकराव ही ना हो। बेतहाशा कमी ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों को बुरी तरह बेचैन कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस्लामाबाद में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में ISI ने लश्कर और जैश को आपसी तल्खी को दूर कर एक साथ मिलकर काम करने की हिदायत जारी की। कहा तो ये भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और भारत के अलग अलग हिस्से में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ISI ने जोर दिया। साथ ही आपसी मन मुटाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक प्लान भी तैयार किया गया, जिसके मुताबिक दोनों को ऐसे काम बांटे जाएंगे ताकि उनके बीच टकराव ही ना हो। पाकिस्तान की अदालत ने लश्कर के मुखिया हाफिज सईद को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर रावलपिंडी के सेना के एक अस्पताल में इलाज करवा रहा है और हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाहुद्दीन POK में अलग थलग पड़ चुका है। लिहाजा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर और जैश के बीच की तल्खी को दूर करने के लिए उनके आतंकी संगठनों को पैसा देने के साथ अलग अलग मिशन पर एक साथ काम करने की हिदायत दी। बताया यही जा रहा है कि घाटी में हथियारों और पैसों की तंगी की वजह से ही दोनों यानी जैश और लश्कर के आतंकी बेकार हो गए और उनके कई आतंकी भारतीय सेना के निशाने पर चढ़ गए। माना जा रहा है कि दोनों तंजीमों में ये बात घर कर गई है कि इनके बीच दूसरी तंजीम का कोई मुखबिर है जो उनकी साजिशों की खबर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों को दे देता है। इसकी वजह से दोनों के सरगनाओं के बीच कई महीनों से बातचीत बंद थी, जिसे अब ISI दूर करने में लगी हुई है। पिछले महीने ही ISI ने POK में आतंकी संगठनों को 30-30 लाख रुपए देकर उनकी पैसों की तंगी को दूर करने की कोशिश की। यह मीटिंग आमतौर पर ISI कन्वीन करती है और इसलिए रावलपिंडी में होती है। यह मान लेना कि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की मीटिंग बुलाकर ISI सब तंजीमों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, शायद सही नहीं होगा। ISI तो चाहती है कि तंजीमों की आपस में तल्खी बनी रहे। कश्मीर घाटी के शांत होने से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और सेना के जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों ही बुरी तरह परेशान हो गए। लिहाजा इमरान खान ने ISI को इन आतंकी संगठनों का नया स्ट्रक्चर तैयार करने को कहा है ताकि इन आतंकियों का आपसी झगड़ा खत्म हो सके। और अब बात तबाही के तूफान से लड़ाई की। अम्पन के बाद एक बार फिर बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान भारत में तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों, खासकर दक्षिण भारत में निवार नाम के इस चक्रवाती तूफान ने अभी से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में निवार के वार से कई इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो देर रात तक निवार तूफान तट से टकराएगा, जिसके बाद कई जगहों पर भारी से बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में राहत और बचाव के सारे इंतजाम किए गए हैं। NDRF और कोस्ट गार्ड किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं, जबकि राज्य और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर निवार के वार से लोगों को बचाने के लिए अपना महाअभियान छेड़े हुए हैं।
निवार तूफान की आहट से फैली दहशत। दक्षिण भारत पर टूटी आसमानी आफत। साइक्लोन निवार का असर अभी से पुडुचेरी के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुडुचेरी का ये समुंदर है उसकी जो लहरें हैं किस तरीके से उफान पर है। तबाही मचाने वाले निवार की ग्राउंड रिपोर्ट। गैल विंड बोलते हैं, इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। माने थेचर हाउसेस को एक्सटेंसिव डैमेज होगा, टीन हाउसेस, एडजस्टेड हाउसेस को एक्सटेंसिव डैमेज होगा। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, समंदर में उठती ऊंची लहरें, पानी से लबालब बांध, सड़कों और घरों पर जल प्रहार, लगातार जारी बैठकों का दौर। ये तमाम तस्वीरें उस तूफान की आहट हैं जिसने दक्षिण भारत को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया। इस तूफान का नाम है निवार। तट से टकराने से पहले ही निवार तूफान की वजह से देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही, कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं बादलों ने डेरा डाल लिया है, तो कहीं समय से पहले ही शीतलहर ने ठिठुरन पैदा कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होता जा रहा है, तो निवार नाम के इस चक्रवाती तूफान ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुच्चेरी पर निवार का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। निवार एक गंभीर तूफान में तब्दील हो गया है और तमिलनाडु के कडलूर से लगभग 310 किलोमीटर दूर बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में केंद्रित है। अगले 12 घंटे में इसके और अधिक गंभीर तूफान में तेज होने की संभावना है। तूफान तट से नजदीक आ रहा है और उसका असर साफ दिख रहा है। पुदुच्चेरी में तेज हवाएं चलने लगी हैं, जबकि चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। आशंका जताई जा रही है कि निवार की वजह से तमिलनाडु और पुदुच्चेरी के कई इलाकों में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन निवार का असर अभी से पुडुचेरी के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुडुचेरी का ये समुंदर है उसकी जो लहरें हैं किस तरीके से उफान पर है, और ये लहरें और भी ऊंची होगी क्योंकि जैसे जैसे जो साइक्लोन निवार है वो जैसे ही तट के पास आएगा इसके उसमें करंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसी के चलते जो अंदेशा है ये उसके मुताबिक तकरीबन 140 से लेके 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन इन तटीय इलाकों को मल्लपुरम से लेके कराईकल के बीच में हिट करेगा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि यहीं पर निवार के सबसे तगड़ा प्रहार करने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल निवार पुदुच्चेरी के कराईकल तट से टकराएगा, लिहाजा यहां भारी तबाही की संभावना है। पुदुच्चेरी में अभी से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। दोपहर से ही हवा तेजी चलने शुरू हुई है। यहाँ पे लोग बहुत कम है। जो भी लोग आप देख रहे हैं सब फिशरमैन लोग हैं जिसने अपनी अपनी फिशिंग बोट्स सी शोर पे लगा रखा हुआ है। यहाँ पे पार्क किया गया है और पिछले 4 दिन से इन लोगों ने फिशिंग के लिए नहीं गया गवर्नमेंट एडवाइजरी के हिसाब से, और अगले 2-3 दिन तक भी नहीं जा पाएंगे। इसकी लाइवलीहुड ऐसे भी अफेक्ट हो चुकी है। निवार का असर पुदुच्चेरी पर साफ दिख रहा है, लेकिन आने वाला वक्त और ज्यादा गंभीर हो सकता है। पुदुच्चेरी और कराईकल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है, लिहाजा लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है।
खुद पुदुचेरी के सीएम कमांड कंट्रोल रूम पहुंचे और आला अफसरों के साथ बैठक की। साइक्लोन ये जैसे वेरी सीवियर साइक्लोन है, तट को पार करता है, इसका 3 तरीके में इम्पैक्ट होता है। एक तो होता है कि हेवी रेनफॉल जिसकी वजह से फ्लडिंग हो सकता है। दूसरा होता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, गैल विंड बोलते हैं, इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। माने थेचर्ड हाउसेस को एक्सटेंसिव डैमेज होगा, टीन हाउसेस, एडजस्टेड हाउसेस को एक्सटेंसिव डैमेज होगा। इसके साथ साथ जो अपरूटिंग ऑफ ट्रीज होगा, ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग होगा, जो डेड लिम्स होता है ट्री में, ये प्रोजेक्टाइल जैसे जाकर किसी को भी हिट कर सकता है। इसके साथ साथ टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स है, वो सब अपरूटिंग हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है। सो लार्ज स्केल डैमेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सब स्ट्रक्चर में। इसके साथ साथ जो आपका नेशनल हाईवे हुए और रेलवेज है, एयर लाइन है, वो सभी अफेक्टेड हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी से बातचीत कर हालात की जानकारी ली और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में गंभीर चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर एनडीआरएफ को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। तो आपको बता दें कि निवार के वार से बचने के लिए एनडीआरएफ ने 23 टीमें तैयार की हैं। 19 टीमें तमिलनाडु और 4 टीमों को पुदुचेरी में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के कुल 1200 बचाव कर्मियों को काम पर लगाया गया है, जबकि 800 बचाव कर्मियों को स्टैंड बाय में रखा गया है। एनडीआरएफ राज्य सरकारों के साथ संपर्क में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले ये एक डीप डिप्रेशन से होते हुए सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आते हुए अब वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आया है। इसका मतलब है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे जो हवा चलती है उससे ज़्यादा हो सकती है, 130 तक जा सकती है और गस्टिंग विंड 145 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके मद्देनज़र हमारे जो कमांडेंट हैं वहाँ पर एक बटालियन है चेन्नई के पास, तो वहाँ से कमांडेंट ऑलरेडी जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं, खुद मॉनिटर कर रही हैं। यहाँ से हम लोग कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई है तमिलनाडु सरकार और पौंडीचेरी सरकार की एजेंसियाँ ऑलरेडी उसमें लगी हुई हैं, जिसमें एनडीआरएफ भी मदद कर रही है। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम की तस्वीरें हैं। मौसम का बिगड़ा मिजाज किस तरह लोगों पर कहर ढा रहा है, उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। बाजार बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग घरों में कैद हैं। तेज हवाएं चलने के साथ बारिश भी हो रही है। तूफान को देखते हुए बुधवार को तमिलनाडु में सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़ बाकी सभी को छुट्टी दे दी गई। तो आपको बता दें कि महाबलीपुरम को छोड़कर तमिलनाडु के पुदुकोट्टई, कुडलूर, नागपट्टनम, तंजावुर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में निवार तूफान का भयानक असर देखा जा सकता है। अंतरिक्ष से ली गई ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि तमिलनाडु पर निवार किस तरह कहर बनकर टूटेगा। It is now moving northwestwards and likely to intensify into a severe cyclonic storm and cross between Karaikal and Mahabalipuram near Puducherry by today late evening or night. At the time of crossing, the wind speed is likely to be 120 to 130, gusting to 145 kmph all along the Puducherry and Tamil Nadu coast. Chennai is likely to experience intermittent heavy to very heavy spells. In last 24 hours, Chennai Nungambakam recorded a very heavy rainfall of 15 centimeter. निवार के वार से बचने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और मूसलाधार बारिश से निपटना इतना आसान भी नहीं। लिहाजा केंद्र और राज्य सरकारें पूरी सतर्कता बरत रही हैं। 4730 राहत शिविर बनाए गए हैं। जोन स्तर पर 844 टीमों को राहत के काम में लगाया गया है। करीब 26,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। 13 लाख लोगों का रेस्क्यू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। गति चक्रवात के बाद तुरंत ही निहार नाम का जो चक्रवात हाल ही में अभी श्रीलंका के ऊपर मंडरा आ रहा है, वो कल सवेरे तक हमारे पूर्व तटी के पुदुचेरी के पास आएगा। वहाँ से वो टूवर्ड्स बेंगलोर की ओर जाएगा दिखाई दे रहा है। निवार इस साल बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। इससे पहले मई के महीने में अम्फन तूफान आया था। लिहाजा निवार से बचने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। इस बेहद खतरनाक तूफान का असर और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की तैयारी
पूरी की जा रही है। उम्मीद सिर्फ इतनी कि कुदरत कहर नहीं बर पाएगी और निवार बिना कोई बड़ा वार किए निकल जाएगा। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम निवार जैसे चक्रवाती तूफान से निपटने में कामयाब हो पाएंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इससे पहले अम्फन, निसर्ग और फणी जैसे चक्रवाती तूफानों ने तमाम तैयारियों के बावजूद भयंकर तबाही मचाई। इन तूफानों ने यह साबित कर दिया कि कुदरत के आगे इंसान की कोई बिसात नहीं। लिहाजा लोग भगवान से प्रार्थना करने के साथ अपनी जान की हिफाजत करने में लगे हैं। चेन्नई से लेकर कराईकल तक लोग घरों में कैद हो गए हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजार बंद है। यही नहीं, सावधानी बरतते हुए चेन्नई एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन भी रोक दिया गया है। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान निवार की दहशत साफ दिखाई दे रही है। आशंका जताई जा रही है कि ये तूफान तमिलनाडु के साथ पुदुच्चेरी में भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान किसी भी समय तट से टकरा सकता है, लेकिन इसका असर कुछ घंटे पहले से ही कई जगहों पर दिखाई देने लगा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तो मंगलवार को चेन्नई, मामल्लपुरम और महाबलीपुरम में भी इसकी वजह से तेज बारिश हुई। पुदुच्चेरी में तो उपराज्यपाल किरण बेदी को सामने आकर लोगों से नियमों का पालन करने और ऊंची जगहों पर जाने की अपील तक करनी पड़ी। Besides our relief centers, we got NDRF all with us and the Air Force. निवार कितना घातक प्रहार कर सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एहतियात के तौर पर मछुआरों को तटों से दूर रहने को कहा गया है। प्रशासन भी तटों पर खड़ी नावों को वहां से अलग करने में मदद कर रहा है। तो ये 4 तस्वीरें निवार के वार की तस्दीक करती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निवार चक्रवाती तूफान से तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो मछुआरों को समंदर से वापस लाया जा रहा है। ये उछलती नहर ही बता रही है कि तूफान कितना खतरनाक होने जा रहा है। शाम का वक्त हो चुका है। पहले जो आकलन था मौसम विभाग का, उसके मुताबिक जो साइक्लोन निवार है वो शाम के वक्त में कभी भी हिट करेगा, लेकिन फोरकास्टिंग ट्रैक थोड़ा बदला और उसके बाद जो उसमें रफ्तार तो उस समय धीमी हुई। अब चूंकि रफ्तार धीमी होना यही दिखाता है कि अब वो अपनी रफ्तार बढ़ाकर इस तटीय के इलाकों में हिट करेगा। निवार के वार से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ भारतीय कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। 4 ओपीवी, 2 हेलीकॉप्टर और 3 डॉर्नियर विमानों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। इसके अलावा सभी बंदरगाहों को सावधान रहने की हिदायत भी दी गई है, क्योंकि निवार से पहले देश अम्फन, निसर्ग और फणी का कोहराम झेल चुका है। आपको बता दें कि निवार चक्रवात का नामकरण ईरान ने किया है। निवार का अर्थ है रोकथाम करना। दरअसल पूरी दुनिया में 6 विशेष मौसम केंद्र और 5 चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं। इन केंद्रों का काम चक्रवात से संबंधित दिशा निर्देश जारी करना और उनके नाम रखना है। 6 विशेष मौसम केंद्रों में से एक भारतीय मौसम विभाग भी है, जो चक्रवात और आंधी को लेकर एडवाइजरी जारी करता है। मगर निहार जाने के बाद देखा जाता है कि और एक जो है साइक्लोन अभी हमें आने की संभावना है, या तकरीबन 30 तारीख तक दोबारा इसी रीजन में दोबारा निर्माण होगा। वो भी साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है, सीवियर साइक्लोन नहीं होगा मगर दिखाते चक्रवात बनेगा। तमिलनाडु सरकार ने चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर राज्य के 13 जिलों में गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो भारी बारिश के बीच राज्य के सीएम शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक जलाशय का मुआयना करने पहुंचे, जो इस बात की तस्दीक करता है कि निवार कितना खतरनाक साबित हो सकता है।